उस डार्क नाइट के चारों ओर टुकड़े बिखरे हुए देखे जा सकते थे क्योंकि वो मॉन्स्टर गिर चुका था। अपने दुश्मन को हराने के बाद प्रोटैगनिस्ट उस लड़ाई से बहुत संतुष्ट लग रहा था। अपने फोन को देखते हुए उसे एहसास होता है कि 1 घंटा और 20 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। हालांकि उसे लगा कि बहुत देर हो चुकी है और अगर वो आसपास के अन्य राक्षसों पर भी विचार करे तो 30 मिनट और लगेंगे। अचानक वो नोटिस करता है कि उसका फोन बज रहा है। स्क्रीन को देखते हुए वो देखता है कि ये एसोसिएशन का कॉल था। कंफ्यूज्ड होकर वो सोचता है कि इतनी देर रात होने के कारण उसे कॉल का जवाब देना चाहिए या नहीं, लेकिन वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक लग रहा था कि कौन कॉल कर रहा है। दूसरी तरफ एक महिला रिसेप्शन टीम से किम जुवी के रूप में अपना परिचय देती है। उसे ठीक ठीक क्या चाहिए ये बताए बिना वो पूछती है कि क्या लड़का जाग रहा है। किम जुवी समझाती है कि उसे सेक्रेटरी के ऑफिस से अचानक कॉल आया था। ये सुनकर कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसके साथ एक प्राइवेट मीटिंग करना चाहता है, ह्यूंग उस मॉन्स्टर की उपस्थिति पर ध्यान देता है। कॉल पर से अपना ध्यान हटाए बिना वो मीटिंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। समय तय करने से पहले उसे ये जानना था कि प्रेसिडेंट कब आएंगे। रिसेप्शनिस्ट उसे सूचित करती है कि उनका शेड्यूल हर दिन की तरह सुबह 7 बजे का ही था। उस समय घड़ी में सुबह के 6:20 हो रहे थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को 7 बजे तय जगह पर पहुंचना था। इस बीच मॉन्स्टर करीब और करीब आ रहा था। बात को ज्यादा न खींचते हुए ह्यूम को यकीन था कि वो 30 मिनट में पहुंच सकता है। अपना फोन काटते हुए उसने अपना सारा ध्यान एक नई चुनौती की ओर मोड़ दिया। भारी कदमों के साथ वो क्रीचर तेजी से करीब आ रहा था। अपनी शील्ड को घुमाते हुए उसने स्टन चार्ज एक्टिवेट किया। उस दानव का हमला तुरंत रुक गया। अपनी चमकती आंखों के साथ वो लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। अचानक वो प्रकाश से भी तेज होकर अपने दुश्मन की पीठ तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसकी त्वचा को छूते ही उसे वार्गो ग्रेस के सबसे निचले रैंक वाले सैनिक की एबिलिटी कॉपी करने का विकल्प मिलता है। बिना समय बर्बाद किए वो इसे स्वीकार करता है और सिस्टम को सब कुछ संभालने देता है। एक छलांग के साथ वो वापस जमीन पर उतरता है। कुछ ही देर बाद स्किल कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। अपनी आवाज की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो योद्धा सब स्पेस खोलने के लिए कहता है। एक चमकीली और रंगीन ऊर्जा जो शायद सी ग्रेड क्रिस्टल से थी उसके सामने प्रकट होती है, जो ये दर्शाती है कि कुछ महत्वपूर्ण डिटेक्ट हुआ है। क्रिस्टल को अपने हाथों में लेकर वो कोर लेवल बढ़ाने के लिए इसे अब्जॉर्ब कर सकता था। उसी क्षण सी ग्रेड क्रिस्टल का अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ऊर्जा प्रोटैगनिस्ट के पूरे शरीर में फैलने लगती है। उसके दिमाग में उसका एकमात्र विचार समय बचाने के लिए कोर लेवल को बढ़ाना था। इस पूर्ण परिवर्तन के साथ ह्यूंग इस बात को लेकर उत्सुक था कि आगे किस तरह की लड़ाई उसका इंतजार कर रही है। इस बीच सूरज की किरणें पूरे परिदृश्य में फैल जाती हैं। कुछ ही देर बाद प्रोटैगनिस्ट एक पोर्टल से होकर गुजरता है और एक शहरी इलाके में लौट आता है। अपने फोन को देखते हुए वो सोचता है कि इस ग्रोथ रेट के साथ वो सेकंड अवेकनिंग तक के समय को काफी कम कर पाएगा। घड़ी में सुबह के 6:15 बज रही हैं। उस युवक के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। अकेले वो अपने पूरे शरीर में भूख को महसूस करने लगता है। जल्द ही वो खुद को एक लिफ्ट में एक महिला के बगल में पाता है। सिस्टम खोलते हुए वो नई कॉपी की गई स्किल की डिटेल्स चेक करने का फैसला करता है। उत्सुकता और भ्रम के भाव से वो सबसे निचले रैंक वाले सैनिक की मान्यता को समझने में असमर्थ लगता है। स्पष्टीकरण के अनुसार ये रिकॉग्निशन वार्गो ग्रेस के सबसे निचले रैंक वाले सैनिकों द्वारा की जाएगी जो उस पर हमला नहीं करेंगे। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए वो इस तरह के अटैक प्रिवेंशन पर विचार करता रहता है। सेक्रेटरी के पीछे चलते हुए उसने सोचा कि अकेले होने पर इस्तेमाल करने के लिए ये एक शक्तिशाली स्किल होगी। वो महिला रुकती है और एक भारी दरवाजा खोलती है। एक दोस्ताना भाव के साथ वो लड़के को कमरे में प्रवेश करने के लिए कहती है। सूट पहने भूरे बालों वाला आदमी ह्यूंग को देखकर बहुत खुश लगता है। थोड़ी शर्म के बावजूद लड़का शांति से कमरे में प्रवेश करता है। चीफ उससे कुर्सी पर बैठने और आराम से रहने के लिए कहता है। मुस्कुराते हुए वो पूछता है कि क्या वो प्रोटैगनिस्ट के साथ अनौपचारिक रूप से बात कर सकता है, जिसे लड़का कोई बुरी बात नहीं मानता। वो तुरंत सहमत हो जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो आदमी शुरू से ही ऐसा कर रहा था। सबसे पहले वो दिखाता है कि वो लड़के की समय की पाबंदी से इंप्रेस्ड है।
एसोसिएशन का प्रेसिडेंट समझ नहीं पाता जब ह्यूंग उन सभी कामों का जिक्र करने लगता है जो उसने अपने भाई बहनों के लिए किए थे। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते हुए चुप रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद चीफ जोर जोर से हंसने लगता है। इन सब के बावजूद उसे लगा कि लड़के की बातें मजाक कम थीं। विषय बदलते हुए वो सीधे मुख्य बिंदु पर आने का फैसला करता है। इस बीच हमारा हीरो ध्यान से वाक्य के बनने का इंतजार करता है। बिना समय बर्बाद किए लो बताता है कि एसोसिएशन एक प्रस्ताव देना चाहती है। प्रेसिडेंट चाहता था कि युवक विदेशी गिल्ड्स के सभी रिक्रूटमेंट ऑफर्स को ठुकरा दे और कोरिया में ही रहे। विचार मग्न होकर योद्धा कुछ नहीं कहता और स्थिति का विश्लेषण करता है। उस भूरे बालों वाले आदमी की उम्मीदों के विपरीत वो उसे सूचित करता है कि उसे विदेशी गिल्ड में शामिल होने का कोई ऑफर कभी नहीं मिला। रिसर्च के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख गिल्ड्स ह्यूंग को रिक्रूट करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। ये जानकारी उस लड़के के लिए बिल्कुल नई थी। शर्मिंदा होने के बावजूद प्रेसिडेंट मानता है कि टेस्ट डेटा हैक हो गया था और ये जानकारी गिल्ड्स तक पहुंच गई होगी। ये मानते हुए कि ये सब एक गलतफहमी थी, युवक पूछता है कि क्या लोगों को उसकी रैंक के बारे में पता था। बिना समय बर्बाद किए वो आदमी जवाब देता है कि हर कोई इसके बारे में जानता था। हालांकि ह्यूंग को विश्वास नहीं था कि रैंक सी होना इतनी प्रभावशाली बात है, क्योंकि वो केवल एक फर्स्ट अवेकनर था। सेकंड अवेकनर्स को कुछ आंकड़ों के कारण रैंक सी में रखा गया था। अंत में उसे लगा कि उनमें और उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ह्यूंग को समझ नहीं आ रहा था कि इन बातों पर कैसे रिएक्ट करे। फोकस करते हुए वो आदमी कहता है कि सेकंड अवेकनिंग को मैक्सिमाइज करके वो सीधे रैंक ए का लक्ष्य रख सकता है। वो सोचता है कि सेकंड अवेकनिंग सुरक्षित होने के साथ उसके पास थर्ड अवेकनर के बराबर एबिलिटीज हो सकती हैं और यहां तक कि रैंक एस का भी मौका मिल सकता है। लड़के की एबिलिटीज को देखते हुए वो बेहद मूल्यवान था और एसोसिएशन का मानना था कि ये बहुत आकर्षक है, इसलिए वे बस खड़े होकर इतने टैलेंटेड इंसान को दूर जाते हुए नहीं देख सकते थे। सेक्रेटरी से एक नोटबुक लेते हुए वो बताता है कि उसने 3 शर्तें तैयार की हैं। पहला, उसे 1 बिलियन का इनिशियल सपोर्ट फंड मिलेगा। दूसरा, उसके ग्रुप तक सीमित पूर्ण कर छूट यानी टैक्स एग्जेम्पशन, और अंत में उसे ए रैंक इक्विपमेंट सेट के 2 हिस्से बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। उसे एक पेन सौंपते हुए प्रेसिडेंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि सेकंड अवेकनिंग तक रहेगी। अब ह्यूंग के पास केवल एक ही मिशन था, शर्तें स्वीकार करना और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। लेकिन वो थोड़ा शक्की लगता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो केवल एक रैंक सी है। प्रस्ताव सुनने के बावजूद वो बताता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसे किसी दूसरे शहर में जाने से रोकने के लिए दिया जा रहा ये सारा सपोर्ट संदिग्ध लग रहा था, इसलिए वो जानना चाहता था कि क्या कोई और शर्तें भी हैं। अचानक प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि लड़का बहुत तेज नजर रखता है। एसोसिएशन की शर्त ये थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। टेबल पर झुकते हुए वो समझाता है कि युवक किसी गिल्ड में शामिल नहीं हो सकता और एक्सपेडिशंस में भाग लेने के लिए उसे उनसे सलाह लेनी होगी। इसके अलावा अगर एसोसिएशन ने किसी रेड में भाग लेने का अनुरोध किया तो उसे किसी भी परिस्थिति में इसे प्राथमिकता देनी होगी। दूसरे शब्दों में, ह्यूंग और एसोसिएशन के बीच किसी भी तरह की बाधा की अनुमति नहीं होगी। अंततः वो अपनी पसंद का गिल्ड नहीं चुन सकता था। ये अंतिम शर्तें थीं, लेकिन उसके पास इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बहुत कम समय था। प्रेसिडेंट बताता है कि जैसे ही वो अन्य गिल्ड से संपर्क करेगा, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा लगा जैसे वो स्थिति को पूरी तरह से समझ गया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। भ्रमित होकर सूट वाले आदमी ने उसे सोचने के लिए कुछ समय दिया, लेकिन युवक दृढ़ निश्चयी था और पहले से ही अपने लक्ष्यों को जानता था। पूरे निश्चय के साथ दोनों हाथ मिलाते हैं और डील पक्की हो जाती है। बाहर शहर में हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की एक कर्मचारी के साथ मेन्यू विकल्प देख रही है। अचानक एक बच्चा ये जानकर उत्साहित हो जाता है कि वे एक बड़े शॉपिंग मॉल में हैं। ह्यूंग अपने दोनों भाई बहनों को फैमिली आउटिंग के लिए लाया था। उत्साहित होकर लड़का पूछता है कि क्या वो कुछ टी शर्ट देख सकता है। युनजोंग अपने भाई के इस शोर शराबे को लेकर चिंतित दिखती है, लेकिन ह्यूंग को मजा आ रहा था। दोनों ये सुनकर चकित रह जाते हैं कि वे खरीदने के लिए कुछ भी चुन सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कहता है कि वे अपनी पसंद की 10 चीजें चुन सकते हैं। बच्चों के चेहरों पर खुशी फैल जाती है और वे एक साथ जश्न मनाते हैं। सब कुछ बहुत अप्रत्याशित तरीके से हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे प्रोटेक्शन पीरियड के अंत तक इंतजार करना होगा।
योंग इस सफर में आने वाली संभावित समस्याओं को लेकर चिंतित था। अचानक युनजोंग अपने भाई को एक खूबसूरत नीली ड्रेस दिखाती है। छोटे भाई को तुरंत वो ड्रेस पसंद आ जाती है और वो कहता है कि उसकी बहन को वो लेनी चाहिए। तभी एक कर्मचारी पास आता है और बच्चों से कहता है कि वे डिस्प्ले पर लगे कपड़ों को इस तरह ना छुएं। इस बीच योंग अतीत की घटनाओं को याद करते हुए उन चीजों की लिस्ट पर विचार करता है जो उसे करनी चाहिए। उसी समय वो कर्मचारी से कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो वे कपड़े खरीद लेगा। वैसे भी उस लिस्ट को पूरा करने से पहले उसका कोरिया छोड़ने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। अचानक खरीदारों के लिए एक चेतावनी गूंजती है कि मॉल के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड गेट खुल गया है। ये जानकारी एक बार फिर दोहराई जाती है, जो ग्राहकों को असली स्थिति से अवगत कराती है। इसके अलावा वे सभी से शांत रहने और स्टाफ के निर्देशों का पालन करने के लिए कहते हैं। भीड़ के बीच एक महिला बताती है कि टी-बेग से हंटर्स जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आदेशों के अनुसार सभी को मॉल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन ग्राहक पहले ही जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते थे। बाहर सब कुछ और भी खतरनाक था और सबसे अच्छी चीज यही थी कि सुरक्षित निकासी के लिए महिला का पालन किया जाए। अचानक हर जगह अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि लोग हताशा में भागने लगते हैं। युंग उस तनावपूर्ण माहौल को महसूस करते हुए स्थिति को करीब से देखता है। एक हंटर होने के नाते वो ये देखना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उसने कर्मचारी से अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए कहा। युनजोंग उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित दिखती है और चेतावनी देती है कि बाहर बहुत खतरा था। युवक की यादों के अनुसार स्टोर के पास 5 डी रैंक मॉन्स्टर्स थे। उस दिन एक इमारत ढह गई थी क्योंकि वे मॉन्स्टर्स शरणार्थियों का पीछा करते हुए उस बड़े शॉपिंग मॉल में घुस गए थे। उस पल जो कुछ भी हो रहा था उस पर गुस्सा महसूस करते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो नीचे बैठता है और युनजोंग से अपने भाई उनियल का ख्याल रखने के लिए कहता है। ये जानते हुए कि टी-बेग गिल्ड सारी तबाही मचने के बाद ही पहुंचेगी, वो दृढ़ निश्चय के साथ मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। अंत में कुमुक का बेसब्री से इंतजार करते हुए उसे इस स्थिति का सामना पूरी तरह से अकेले ही करना होगा। मॉन्स्टर्स के आने से सड़कों पर पूरी तरह से निराशा और दहशत फैल जाती है। शांति से एक अधिकारी लोगों को मॉल के अंदर शरण लेने के लिए गाइड करने की कोशिश करता है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं और भी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इस बीच मॉन्स्टर्स पूरे शहर में फैलने लगते हैं। वे कुल 5 थे जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थे। उसकी चीखें सुनकर वे क्रीचर्स चारों ओर देखने लगते हैं। लोग दहशत में एक दूसरे को धक्का देते हुए भागते रहते हैं। ह्यूंग भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है और सभी को तेजी से अपने पास से गुजरने देता है। उस पल उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला था। वे विशाल दानव उसकी ओर आ रहे थे और अब उसे खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं पता था। एक तनावपूर्ण भाव के साथ वो सब स्पेस खोलने का फैसला करता है। उसके बगल में अपनी एबिलिटीज चुनने के लिए एक पोर्टल बन जाता है। हवा में एक खौफनाक आभा फैल जाती है जो उस क्रीचर में मौजूद पूरे गुस्से को दिखाती है। युवक उनमें से किसी को भी आगे नहीं जाने दे सकता था। उसे हर कीमत पर अपने भाई की रक्षा करनी थी। उसकी शील्ड के अनुसार वो अपने हर दुश्मन को मार गिराने के लिए तैयार थी। स्विफ्ट मूवमेंट एक्टिवेट होने के साथ वो अपनी तेज हरकतों से प्रतिद्वंदी को चकमा देगा। उसका वार जबरदस्त ताकत के साथ प्रतिद्वंदी के पैर पर लगने में कामयाब हो जाता है। हमले को महसूस करते ही वो क्रीचर दर्द से एक जोरदार चीख निकालता है। अपनी गति का फायदा उठाते हुए वो पूरे इलाके में घूमता है और अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करता है। अचानक वो दौड़ना बंद करता है और स्थिति को ऑब्जर्व करता है। वे घिनौने राक्षस प्रोटैगनिस्ट के मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं और अपने शरीर को मोड़ते हैं। ह्यूंग अपने विरोधियों को उकसाता है, उन्हें लड़ने के लिए बुलाता है। वे पांचों उस लड़के के अहंकार से चिढ़े हुए दिखते हैं। बिना समय बर्बाद किए वे अपने छोटे से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगते हैं। एक सड़क पर शहर के ट्रैफिक के बीच वाहन एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। एक आदमी ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। जाने की कोशिश कर रही कारों की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था और पुलिस भी स्थिति को नहीं संभाल पा रही थी। चिढ़कर उसे एहसास होता है कि ट्रैफिक में फंसने का ये बहुत ही भयानक समय था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। उसका सहकर्मी ली डाओ को हर संभव तरीके से शांत करने की कोशिश करता है। शहर में हो रही लड़ाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। इस सब के बीच ह्यूंग अपनी सभी स्किल्स का उपयोग करके उन क्रीचर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई को फिल्माते हुए एक युवक दर्शकों को बताता है कि वो उस अज्ञात फाइटर के साहस से बहुत प्रभावित है।
कार के अंदर वे आदमी अपने फोन पर ध्यान से ब्रॉडकास्ट देखते हैं। उस पल उस युवक की याद तुरंत ली डाओ के दिमाग में आती है। बिना समय बर्बाद किए वो बताता है कि वो उस युवक को जानता है जो पूरी तरह से अकेले लड़ रहा था। उसका सहकर्मी पूछता है कि वो लड़का कौन था जो उसकी पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक लग रहा था। चेहरे पर मुस्कान के साथ ली डाओ कहता है कि वो लड़का उसका फैन है। कंफ्यूज होकर उसका दोस्त ये नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो आदमी समझाता है कि थाईलैंड से लौटने पर वो एसोसिएशन में एक फैन से मिला था, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। इस बीच वो युवक अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई के बेहतरीन पलों को स्ट्रीम करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि अगर वो अज्ञात फाइटर मर गया तो अगला नंबर उसका होगा। अपने उपकरणों के साथ वो रिपोर्टिंग जारी रखता है, उस आपातकालीन स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए खतरे को नजरअंदाज करते हुए अपना पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। अंत में वो युवक अपने फॉलोअर्स से उदार होने और डोनेशंस करने के लिए कहता है। कमेंट्स दर्शकों के सदमे को उजागर करते हैं क्योंकि वे पागलों की तरह चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक ने दावा किया कि खुद ली डाओ भी इस तरह लड़ने में असमर्थ होगा। उस कमेंट को पढ़ने पर वो आदमी अपनी एबिलिटीज पर किए जा रहे शक से बेहद कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। बिना कोई समय बर्बाद किए वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाता है। इस बीच उसका दोस्त चिंतित दिखता है और उसके मूवमेंट्स को समझ नहीं पाता। हालांकि ली डाओ किसी भी तरह से लोगों का अध्ययन करने के लिए दृढ़ था। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी चीज उसके लक्ष्यों को रोक नहीं सकती थी। वो अपने सहकर्मी को पूरी तरह अकेला छोड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उस पल लोग तुरंत उस मास्टर के पीछे चलने लगते हैं। योद्धाओं में से एक उस आदमी को एक तरफ हटने के लिए कहता है जो स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। अचानक सभी योद्धा ली डाओ के साथ थे और लड़ाई के लिए तैयार थे। उसका अंतिम आदेश जो हुआंग वू को यह जांचने के लिए था कि वो नया चेहरा कौन था। उसका नाम जाने बिना वो चेतावनी देता है कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन चीफ को उसकी पहचान याद थी, ह्युंग। अंत में कैप्टन जानना चाहता था कि क्या सभी सदस्य लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनके भाव मास्टर के आदेशों को पालन करते हुए लोगों और शहर की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को प्रकट करते हैं। अब हर कोई एक साथ सीधे लड़ाई के मैदान में उतर सकता है। आदेश सुनकर वे सभी लड़ाई की ओर दौड़ने लगते हैं। एक भयंकर वार की तरह उनमें से एक मॉन्स्टर योद्धा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेज है और अपनी सभी हासिल की गई स्किल्स के साथ चकमा देने में कामयाब होता है। फिर भी उस प्रभाव के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। इस भयंकर लड़ाई के कारण उसका चेहरा पहले ही पसीने से भीग चुका था। अपने ख्यालों में वो किसी तरह की मदद के लिए प्रार्थना करने लगता है क्योंकि ये लड़ाई अनुचित थी। ये सुपर सेंस का उपयोग करने का सबसे अच्छा अवसर था। वो हर तरह से लापरवाह नहीं होने की कोशिश करता है और सबसे कठिन हमलों से बचता है। उसके दुश्मन शक्तिशाली दानव होने के साथ साथ भयानक और पूरी तरह से पागल थे। ह्युंग जितनी जल्दी हो सके दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि एक साथ दो मॉन्स्टर्स का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो धीमा होने लगता है और क्रीचर के पंजों के पास रुक जाता है। एक दहाड़ के साथ मॉन्स्टर हमला करने का सबसे अच्छा मौका देखता प्रतीत होता है। उस पल प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसका प्लान काम कर गया है और उसने सफलतापूर्वक अपने प्रतिद्वंदी को चकमा दे दिया है। हालांकि वो एक असामान्य स्थिति नोटिस करता है और पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। एक सरप्राइज अटैक के साथ प्रतिद्वंदी अपने विशाल पंजे से उसे कुचलने की कोशिश करता है। तभी ली डाओ अपनी टीम के साथ आता है, जो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वो करीब आता है, एक शक्तिशाली शील्ड उसके चेहरे की रक्षा करती है। स्टन एनहांसमेंट एक्टिवेट होने के साथ अपनी सारी ताकत और स्किल्स को इकट्ठा करते हुए वो एक शक्तिशाली प्रहार करने में कामयाब हो जाता है। क्रीचर पूरी तरह से भटका हुआ है, ये न समझते हुए कि वार कहां से आया। ह्युंग अपने आइडल को अपने साथ उसी लड़ाई में देखकर हैरान है। ली डाओ के आदेश हैं कि किम दुहान और जिनांग सू जाएंग दो खान को संभाले। जे हवान ये जांचने के लिए जिम्मेदार होगा कि क्या आसपास कोई और जीवित बचा है। ड्यूअल को ह्युंग को हील करने और लड़ाई के अंत तक उसके साथ रहने का काम सौंपा गया था। जमीन पर टिकते हुए लड़का गिल्ड मास्टर की देरी पर सवाल करता है। ये देखकर कि लड़का लगातार बकवास कर रहा था, ली डाओ को एहसास होता है कि वो ह्युंग दो और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ सकता है। पूरी तरह से हील होने के बाद प्रोटैगनिस्ट का मिशन शहर की रक्षा के लिए एक ग्रुप के साथ लड़ना होगा। इस बीच ड्यूअल लड़के के पूरे शरीर में अपनी शक्तियां फैलाता है।
समय खरीदने के लिए फिर से एग्रो आकर्षित करने के बजाय युंग के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो टैंकिंग मोड में प्रवेश करे और उन्हें जल्दी से हरा दे। शील्ड सौंपते हुए ली डाओ ये यकीन दिलाना चाहता है कि लड़का उसका प्लान समझ गया है। जितना अधिक समय बर्बाद होगा, डैमेज उतना ही अधिक होगा। दूर से वे एक और क्रीचर को करीब आते देख सकते थे। अब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। वो क्रीचर तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। अंडरग्राउंड शेल्टर्स में लोग खतरे से छुपने की कोशिश कर रहे थे। ब्रॉडकास्ट में घोषणा हुई कि टेबेक गिल्ड पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गई है, लेकिन किसी भी खान को हराने में कामयाब नहीं हुई है। वो जानकारी सुनते ही युंग जॉन बहुत चिंतित लग रही थी। कर्मचारी तुरंत छोटी बच्ची के डर को नोटिस करता है। शांति से अंचोल उससे न डरने के लिए कहता है क्योंकि स्थिति को जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। वे दोनों युंग की सुरक्षा पर चर्चा कर ही रहे थे कि नई रिपोर्ट्स आईं। आखिरकार हंटर्स का ग्रुप पहले खान को हराने में सक्षम हो गया। शेल्टर में मौजूद हर कोई उस खबर का बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाता है। बच्चे भी ये जानकर खुश हैं कि वे लड़ाई जीत रहे हैं। बहुत उत्सुक होकर अंचोल ये देखने के लिए चलने लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कर्मचारी उसे बाहर जाने से रोकता है और सूचित करता है कि ये बेहद खतरनाक है। इससे पहले कि वो लड़के को पकड़ पाती, वो दौड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद ग्रुप द्वारा एक और खान को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब केवल 3 बचे थे। 2 आदमी जीत का जश्न मनाते हुए गले मिलते हैं, जबकि दुनिया भर के अनगिनत लोगों के मैसेजेस नोटिस करते हैं। वे टीबैग गिल्ड की दक्षता पर चर्चा करते हैं और उस रुकी की पहचान पर भी सवाल उठाते हैं। लगभग 1 घंटे तक उस लड़के के पास उन 5 मॉन्स्टर्स को रोके रखने की शक्ति थी। अंचोल उन आदमियों के पास जाता है और उन्हें सूचित करता है कि वो हंटर उसका बड़ा भाई है। लड़का ह्यूंग की सभी एबिलिटीज देखकर बेहद गर्व महसूस कर रहा था। बाहर पहले ही रात हो चुकी थी और सड़क के लैंप रास्तों को रोशन कर रहे थे, जिससे सब कुछ गहरा लग रहा था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था और वो योद्धा अपनी शील्ड पकड़े हुए हर जगह दौड़ रहा था। एक छलांग के साथ वो खान का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसका हथियार किसी ऐसी तेज चीज में बदल जाता है जो उस दानव को पूरी तरह से खत्म कर दे। लड़ाई शुरू होने के 7 घंटे बाद आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। इस बीच ह्यूंग को एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। अब वो आराम कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल गिर जाएगा। ली डाओ लड़के को उसके द्वारा किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देता है। अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए उसने युवक से कुछ असामान्य पूछा। गिल्ड मास्टर जानना चाहता था कि क्या वो युवक वो फर्स्ट अवेकनर है जिसे हाल ही में सी रैंक क्लासिफिकेशन मिला है। उस पल ह्यूंग खुद को संभालता है, ये महसूस करते हुए कि ये एक सीरियस बातचीत थी। अंत में वो आदमी सवाल करता है कि क्या वो युवक किसी तरह इर्रेगुलर हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट उस सवाल से भ्रमित लगता है। अचानक एक आवाज भाई को पुकारती है। लोग शेल्टर से बाहर निकलते हैं, जिनमें उसके भाई बहन और वो कर्मचारी भी शामिल हैं। अपने परिवार की उपस्थिति को नोटिस करते हुए वो उन्हें पुकारता है। बच्चे किसी भी खतरे से सुरक्षित अपने भाई की ओर दौड़ते हैं। उस सारी हताशा से गुजरने के बाद वो एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। ह्यूंग अपने छोटे भाई बहनों पर गर्व महसूस कर रहा है, जिन्होंने बिल्कुल समझदारी से व्यवहार किया। उसी पल ली डाओ को लड़के के बारे में कुछ प्रिविलेज्ड जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि उस रिसर्च में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इस बीच हीरो समस्याओं को किनारे रखकर खुशी का पल आनंद लेता है। घर जाने से पहले वे थोड़ा चिकन खरीदने के लिए रुकते हैं। येल उत्साहित दिख रहा था, लेकिन युन जोंग कुछ अलग खाना चाहती थी। अंत में ह्यूंग ने कहा कि वे जो चाहें खा सकते हैं। अचानक उस कर्मचारी की उपस्थिति महसूस हुई जो इस सब को देख रही थी। महिला उसे उसकी कड़ी मेहनत और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि हीरो कहता है कि उसे अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। एक चौंकाने वाले कदम में महिला उसे गले लगा लेती है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो उसके कार्यों के लिए बेहद आभारी थी। ह्यूंग का चेहरा लाल हो जाता है। कुछ ही देर बाद सभी निवासियों ने उस मशहूर ट्रांजिशन हंटर की उपस्थिति पर ध्यान दिया। लोग कमेंट करने लगे कि वो असल में कितना हैंडसम और आकर्षक है। लोग शहर में सभी को बचाने वाले हीरो के करीब जाने और उसे धन्यवाद देने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसकी पहचान कैसे जानता है। बादलों से भरा आसमान एक शांतिपूर्ण दिन का संकेत देता है। ऑफिस के अंदर टेलीविजन पर सियोल की मुख्य खबरें दिखाई जा रही थीं, जिनमें 5 एस रैंक मॉन्स्टर्स का प्रकट होना भी शामिल था।
रिपोर्ट में शहर की रक्षा करने वाली टीम को दिखाया गया और ह्यूंग का भी जिक्र किया गया। अंत में उन्होंने घोषणा की कि जजों ने सर्वसम्मति से उसे उच्चतम स्कोर के साथ रैंकिंग दी है। अचानक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उस नई सेलिब्रिटी को परेशान करने आ जाता है। हालांकि योद्धा को इस तरह का मजाक पसंद नहीं आया और वो कहता है कि उसे न छेड़ा जाए। वो आदमी थोड़ी उत्सुकता से पूछता है कि क्या युवक गेट की घटना से मिली प्रसिद्धि को संभालने में व्यस्त है। उस सुबह से उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे लोगों के कॉल आ रहे थे, लेकिन एसोसिएशन ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। लड़का जरूरत पड़ने पर प्रेसिडेंट से संपर्क कर सकता था। विषय बदलते हुए वो आदमी उसे सूचित करता है कि सरकार और कई अधिकारी कह रहे थे कि युवक एक इर्रेगुलर है। जाहिर तौर पर उनके पास कुछ ऐसा था जिसने पारंपरिक रैंकिंग नियमों को तोड़ दिया था। हालांकि उन्हें एक प्रकार का म्यूटेंट माना जाता था जो एस रैंक से अधिक मजबूत नहीं था। ह्यूंग पूछता है कि क्या उसे रजिस्टर करना होगा। सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर करना सबसे अच्छा विकल्प होता। कई लोगों ने इर्रेगुलर्स के रूप में आवेदन किया था, लेकिन केवल 3 ही आधिकारिक तौर पर रजिस्टर होने में सफल रहे थे। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया आसान नहीं होगी और 2 भाई बहनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी के साथ कोरिया छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं था। अब वे दोनों एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर सकते हैं जो ह्यूंग को दिए जाने वाले सपोर्ट को बढ़ा देगा। चूंकि पिछला कॉन्ट्रैक्ट उसे रुकी मानकर लिखा गया था, इसलिए एसोसिएशन ने एक इर्रेगुलर के अनुकूल शर्तें पेश की। भ्रमित होकर योद्धा ने उनसे ये पुष्टि होने तक इंतजार करने को कहा कि वो वास्तव में एक इर्रेगुलर है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। पहला, समान कर छूट दर के साथ सपोर्ट फंड को बढ़ाकर 5 बिलियन कर दिया जाएगा। ए रैंक इक्विपमेंट रेंटल की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी और साथ ही एक टॉप टियर हंटिंग व्हीकल भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि शर्तें वही रहीं और कोई चिंता की बात नहीं थी। ह्यूंग इस पूरी संदिग्ध स्थिति से भ्रमित लग रहा था। फिर भी प्रेसिडेंट लड़के के संदिग्ध लुक के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता है। उसी पल उसने हंटिंग व्हीकल के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या उसी दिन इसका इंतजाम किया जा सकता है। हाईवे पर एक सफेद वाहन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एक आवाज घोषणा करती है कि यह टी-बैग गिल्ड का टैंकर ली दाऊ था। अपनी नई कार चलाते हुए ह्यूंग मास्टर को कॉल करता है। उस आदमी ने उसे सूचित किया था कि अगर उसे कभी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो उससे संपर्क कर सकता है। उसका असली लक्ष्य उससे मिलना था। सब स्पेस खोलते हुए वे दोनों उसी पल मिलने की व्यवस्था करते हैं। पोर्टल खुलता है और वो शक्तिशाली ऊर्जा में अपना हाथ रखता है। ली दाओ को पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। अपने हाथों में वो कार्ड पकड़े हुए सेटअप को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने कीरन्स ब्लेसिंग और माउंटेन स्प्लिटर को ना बेचने का फैसला किया था, क्योंकि वे बेहद मूल्यवान थे। कार्ड्स को पैसे से बदलने के बजाय उसने उन एबिलिटीज को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन यूजर इनकम्पैटिबिलिटी के कारण वो क्रिया पूरी नहीं हुई। गेट की घटना के साथ जो सारा ध्यान ली दाऊ पर होना चाहिए था, अब वो ह्यूंग की ओर निर्देशित हुआ। इसीलिए उसने उस आदमी के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया था जिसने उसकी जान बचाई थी। ये एक माउंटेन स्प्लिटर टैंकर स्किल कार्ड था। कार्ड का जिक्र सुनते ही ली दाऊ हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके जैसे केवल 9 ही कार्ड थे। हालांकि डैमेज को रोकने की कोशिश करते समय कार्ड का उपयोग करते समय यूजर को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ह्यूंग अपने सहयोगी को उचित मूल्य पर इस मूल्यवान इक्विपमेंट को पेश करने के बारे में आशावादी लगता है, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। वो बदले में एक छोटा सा एहसान चाहता था। उत्सुक होकर ली दाऊ पूछता है कि युवक को किस चीज की जरूरत हो सकती है। जैसे ही वो स्किल का उपयोग करना सीख जाए, ह्यूंग बस एक हैंडशेक चाहता था। कुछ ही देर बाद वे खूबसूरत और व्यवस्थित ऑफिस में हैं। सावधानी से हीरो वो मूल्यवान कार्ड दिखाता है जिसे उपहार के रूप में दिया जाना था। ली दाओ को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो उस कीमती आइटम को लाइव देख रहा है। एक ऐसा आइटम जिसकी कीमत कम से कम 4 बिलियन के आसपास है। हालांकि एक नीलामी में यह आइटम उससे कहीं अधिक का हो सकता है। इसीलिए वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि लड़का उस कार्ड को कम कीमत पर क्यों बेच रहा है। उसके दिमाग में ये कारण कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन बेचने वाले ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था और इसके अलावा वो वैसे भी वो स्किल सीख ही लेगा। किसी अजनबी को बेचने से कहीं बेहतर उस कार्ड को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना था जिसका वो सम्मान करता था। फर्स्ट अवेकनर होने के नाते वो वैसे भी उस रैंक पर इसका इस्तेमाल कर सकता था। दोनों आदमी उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए लगते हैं। अचानक वे उनके पास मौजूद पैसों की मात्रा पर चर्चा करने लगते हैं, जो 20 बिलियन तक पहुंच जाती है। ली दाओ पूछता है कि क्या लड़का नगद में पेमेंट लेना पसंद करेगा या किसी आइटम के बदले में। उस पल वो नए इक्विपमेंट प्राप्त करने की संभावना पर विचार करता है। कुछ ही देर बाद वे तीनों कार्ड से ढकी एक बड़ी इमारत के सामने हैं। इमारत की बिक्री कीमत 42 बिलियन थी और वे पूछते हैं कि क्या युवक इस तरह की डील में दिलचस्पी रखता है। हालांकि वो एक बिल्डिंग का मालिक बनने की संभावना पर विचार करता है। उसके बगल में गिल्ड मास्टर बातचीत शुरू करता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या लड़के को इमारत पसंद आई।
संदिग्ध होकर वो प्रस्ताव पर विचार करता है और सवाल का जवाब नहीं देता। अंत में वे समय बर्बाद करना बंद करते हैं और लड़का स्किल कार्ड के बदले इमारत को स्वीकार कर लेता है। मास्टर अपने इस नए अधिग्रहण से बेहद संतुष्ट लगता है। अचानक उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर जाता है जो पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लेती है। उस दृश्य को ध्यान से देखते हुए ह्यूंग की आंखों में खुशी छलकने लगती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि हंटर ने बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक स्किल प्राप्त कर ली है। अब एशिया में चीन के वैंग वी चोंग के साथ ली दाओ एकमात्र टैंकर था जिसने माउंटेन स्प्लिटर स्किल सीखी थी। इसके अलावा उसकी एशियन रैंकिंग भी बढ़ने वाली थी। दोनों हाथ मिलाते हैं और डील पक्की करते हैं। उत्सुकता से मास्टर पूछता है कि युवक अब से अपनी नई इमारत का क्या करेगा। अपनी योजनाओं के अनुसार वो एक मर्सनरी के रूप में किसी तरह का काम शुरू करने की कोशिश कर रहा था। अभी के लिए उसकी प्राथमिकता बिगिनर जोन्स में सुरक्षित रूप से हंटिंग करना था। इतने पैसों के बावजूद वो ये नहीं भूल सकता था कि वे एक खतरनाक दुनिया में रहते हैं और उसे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है। उस महान तबाही के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वे कठिन समय से गुजरे थे। इस वजह से उन तीनों का बचपन एक भयानक बुरा सपना था जिसे याद रखना भी मुश्किल था। उसकी एकमात्र इच्छा ये थी कि उसके भाई बहनों का भविष्य अतीत की तरह कोई बुरा सपना ना हो। ह्यूंग उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त, आशा और स्वतंत्रता से भरा जीवन देना चाहता था। ली दाओ उस समझदार लड़के को ध्यान से देखता है और उसकी जीवन कहानी से प्रभावित महसूस करता है। उसके सपनों के विपरीत एक हंटर सूचित करता है कि ऐसा जीवन असंभव होगा। वो महान तबाही तो केवल एक शुरुआत थी और दुनिया धीरे धीरे पूर्ण विनाश की ओर बढ़ रही थी। मॉन्स्टर इन्वेजन्स लगातार और भी ज्यादा बढ़ रहे थे और लड़ाकू संसाधन खत्म हो रहे थे। इन सब से ऊपर खतरनाक शहर में विलेन्स, हत्यारे और चोर थे। हाल के दिनों में गंगनाम क्षेत्र में हंटर्स को निशाना बनाकर कई हत्याएं हुई थीं। संदिग्ध व्यक्ति देगू में काम करने वाला एक प्रसिद्ध विलन बताया जा रहा था। उसका नाम जिन सू था। ली दाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने के साथ साथ इंसानों से भी निपटना पड़ रहा था। इसीलिए उसने कहा कि उसके सहयोगी के भाई बहनों को उस इमारत की जरूरत नहीं, उन्हें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां मॉन्स्टर्स या उनके जैसे अवेकनर्स ना हो। इस बीच एक छोटी सी संरचना के आसपास सब कुछ शांत था। एक घायल सैनिक उत्सुकता से एसोसिएशन की वापसी का इंतजार कर रहा था। अंधेरे में एक हुड वाला आदमी दिखाई देने लगता है। तुरंत वो सैनिक उसको ख्यात जिन सू को पहचान लेता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो कहता है कि एक विलेन के रूप में उसने देगू जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। उस पल फाइटर को एहसास होता है कि वो गंभीर मुसीबत में है। वो हत्यारा उस आदमी का मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे उसके साथियों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। हालांकि वो योद्धा और समय बर्बाद नहीं करता और अपना हथियार उठाते हुए विलन की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन विलन तेज है और वार को चकमा देने में सफल हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपने दुश्मन के पेट पर एक सटीक हमला करता है। तेजी से वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस करता है। जिनसू जानता था कि सैनिक ने कुमुक का अनुरोध किया था, इसलिए वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। उत्सुकता से वो पूछता है कि क्या वो व्यक्ति ह्यूंग नाम के किसी शख्स को जानता था, लेकिन वो आदमी उसके सवालों का जवाब नहीं देता और बस उसे भाड़ में जाने को कहता है। ये महसूस करते हुए कि सैनिक को लक्ष्य के बारे में नहीं पता था, वो उसके गले पर एक और प्रहार करता है। चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ वो हत्यारा हर पल का आनंद लेता हुआ लगता है। एक और शिकार करने के बाद वो जाने के लिए मुड़ता है। जाने से पहले वो अपने फोन पर कुछ चेक करने का फैसला करता है। उन 5 मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई की तस्वीरें उसके फोन पर दिखाई दे रही थीं। खून से पूरी तरह से सने चेहरे के साथ वो फैसला करने से पहले विचार करता हुआ लगता है। अप्रत्याशित रूप से वो वीडियो पर लाइक बटन क्लिक करता है। उस पल उसके यानी विलन चिनसू के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो जोर जोर से और खतरनाक मेनेसिंगली हंसने लगता है। एक हफ्ते बाद गोयांग सिटी के बिगिनर हंटिंग एरिया में एक खौफनाक मॉन्स्टर प्रकट होता है जो कुछ लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार था। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो लड़का उस हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। ये आज का आखिरी शिकार था। दूर से दर्शक इस लड़ाई को देख रहे हैं। जैसे ही क्रीचर पास आता है वो आदमी अपनी पोजीशन बनाए रखता है। पास ही एक फाइटर बो एंड एरो से खुद को बचा रहा है। अचानक वो युवक खुद को एरिना के अंदर पाते हैं। अपने साथी के हाथ को छूते हुए वो उसे सूचित करता है कि अब फाइनल स्ट्राइक का समय है। ये कमांड सुनते ही लड़का लड़ाई खत्म करने के लिए दृढ़ नजर आता है। अचानक वो और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। अपनी यूनिक स्किल पावर स्ट्राइक लेवल 1 के साथ वो एक शक्तिशाली हमला करने के लिए अपने हथियार में ताकत भरता है। हर तरफ से ऊर्जा निकलने लगती है जिससे आसपास हलचल मच जाती है। तेजी से दुश्मन का शरीर तेज लपटों में घिर जाता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से राख हो जाता है। उस पल ह्यूंग को सूचित किया जाता है कि अब खत्म करने के लिए सिर्फ एक खान बचा है।
बिना समय बर्बाद किए वो एक फाइनल ब्लो मारता है और दूसरे मॉन्स्टर की ओर दौड़ पड़ता है। अपने मुड़े हुए हाथ के बावजूद वो क्रीचर हमला करने के लिए तैयार लगता है। उसी पल वो आदमी यूजिन का ध्यान खींचता है। बिना किसी देरी के वो आर्चर स्थिति को समझती है और दखल देने का फैसला करती है। अपने हथियार के साथ वो मॉन्स्टर के सिर पर निशाना लगाती है और फायर करती है। वो तीर इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि वो उस दानव की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। इस बैटल मोड में इसे पूरा होने में 2 घंटे और 20 मिनट लगे, जबकि अकेले लड़ने पर उसे बहुत कम समय लगता। हालांकि इररेगुलर्स को लेकर मच रहे शोर की वजह से वो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद वो बख्तरबंद आदमी ह्यूंग को बधाई देने नीचे आता है। उसकी बदौलत ये हंट उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रही। युवक लड़ाई में शामिल होने के निमंत्रण के लिए बेहद आभारी था, लेकिन उसका साथी उस लड़के की प्रगति से बहुत प्रभावित था, जो एक इररेगुलर और एक मर्सनरी बन गया था। हालांकि ह्यूंग की योजनाएं अधिक महत्वाकांक्षी थीं और उसका लक्ष्य एक गिल्ड बनाना था। उसका लक्ष्य उस अनुभवी योद्धा से अधिक जानकारी सीखना था। एक गिल्ड और एक टीम दोनों बहुत अलग चीजें थीं, लेकिन लड़के ने यह कहकर उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि संगठन के मामले में वे काफी समान हैं। इस मामले में उसने अपनी राय पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। एक अप्रत्याशित प्रस्ताव के साथ उसने इस बार टीम का प्रभारी होने का अवसर प्रदान किया। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक लीडर के रूप में वो आदमी टीम का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन अब वो बिगनर्स जोन से ग्रेजुएट होने की योजना बना रहा था। वो आदमी बताता है कि वो हमेशा के लिए उस जोन में नहीं रह सकता और इस पद को संभालने के लिए सबसे सही व्यक्ति ह्यूंग था। इसके अलावा चूंकि ये कोई गिल्ड नहीं था, इसलिए उसे बहुत सारा अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लड़की कहती है कि हर कोई उस लड़के का जीवन भर ऋणी है, इसलिए वो इस पद के लिए योग्य से भी बढ़कर है। उसके बगल में खड़ा युवक इस बात से सहमत होता है और कहता है कि वो लड़ाई में मिली मदद के लिए बहुत आभारी है। लीडर को एहसास होता है कि 2 सदस्य पहले ही इस संभावना से सहमत हो चुके हैं और दूसरों से पूछने पर वे भी प्रोटैगनिस्ट की लीडरशिप से खुश लग रहे थे। अब ह्यूंग आधिकारिक तौर पर टीम की लीडरशिप पद का प्रभारी था। भले ही वो भ्रमित था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को उसकी क्षमता और समाज में उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली अच्छाई पर भरोसा था। उसका एकमात्र काम ऐसे विकल्प चुनना होगा जिससे सभी को फायदा हो। जाने से पहले पूर्व लीडर एक विलन की मौजूदगी के बारे में सूचित करता है, जो हंटर्स को मार रहा था। एसोसिएशन कुछ समय से एक टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि आपातकालीन संपर्क बनाए रखे जाएं ताकि अगर किसी दिन जरूरत पड़े तो काम आए। उसका दोस्त कुछ ड्रिंक्स पीने और गपशप करने के लिए उत्साहित लग रहा था, लेकिन उसका आइडिया तब बाधित होता है जब वो ये ध्यान नहीं देता कि प्रोटैगनिस्ट को एक महत्वपूर्ण कॉल का जवाब देना था। लाइन के दूसरी तरफ किसी ने उसके छोटे भाई अंचोल का जिक्र किया। बातचीत लंबी और अनहित लग रही थी, लेकिन वो एक एक शब्द समझ रहा था। फोन काटने पर उसके सहकर्मी उसके सीरियस टोन का कारण पूछता है। उस पल युवक सूचित करता है कि ड्रिंक्स को अभी इंतजार करना होगा। असली स्थिति को न समझते हुए वो बख्तरबंद आदमी बहुत कंफ्यूज लगता है। इस बीच स्कूल शांत लगता है, जहां कोई स्टूडेंट घूम नहीं रहा। क्लासरूम के अंदर ह्यूंग एक टीचर से बात करता है। गौर करना लड़की की आवाज है। चिंता के साथ वो समझाती है कि हाल के दिनों में अंचोल क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा था और अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा था। संपर्क करने का कारण ये था कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ह्यूंग को यह जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अंचोल स्कूल में लड़ रहा है। हालांकि वो समझाती है कि बच्चों की बहस छोटी छोटी लड़ाइयों में बदल रही थी। बच्चे ने टीचर को समझाया कि लड़ाई का कारण ये था कि वो अपने पिता की तरह मजबूत बनना चाहता था। ह्यूंग ये सुनकर हैरान रह जाता है जब वे कहते हैं कि वो एक टैंकर के रूप में अवेकन होगा और अपने पिता जितना मजबूत बनेगा। उस पल हंटर को एहसास होता है कि डांटना और चेतावनी देना शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। पैदा हुई स्थिति को महसूस करते हुए टीचर बातचीत को बेहतरीन तरीके से खत्म करने की कोशिश करती है। अपनी आंखों में स्पष्टता के साथ उसने अपने सामने खड़े युवक से एक एहसान मांगा। समय समय पर स्कूल माता पिता को एक दिन के लिए टीचर बनने के लिए कहता था और उस अवसर पर हंटर ह्यूंग की उपस्थिति इस पेशे को समझाने और कहानियां सुनाने का एक अच्छा तरीका होगी। वर्तमान में बच्चों को हंटर के पेशे में दिलचस्पी थी और उसे इसके खतरों और कठिनाइयों के बारे में बात करनी चाहिए। अंत में टीचर का मानना था कि ये छात्रों के लिए एक अच्छा अनुभव होगा। इस बीच अंचोल दालान में अकेला था। कुछ ही देर बाद उसका भाई क्लासरूम से बाहर निकलता है।
एक तरफ देखते हुए वो उत्सुकता से लड़के को घूरने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लड़का पहले ही अपने किए के लिए माफी मांग रहा था। वो बताता है कि उसने इसलिए लड़ाई की क्योंकि उसके सहपाठियों को विश्वास नहीं था कि उसका भाई टेलीविजन वाला टैंकर है। उसे झूठा कहा गया क्योंकि उनका मानना था कि उसका ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता क्योंकि उनके माता पिता जिंदा नहीं है। लड़के की परेशानी को देखकर ह्यूंग ने अपना हाथ बढ़ाया। बच्चे की भावनाएं सच्ची थीं और उसका भाई नाराज नहीं था। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो उससे कहता है कि वो बाद में अपने दोस्तों को कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले आए। इस पल उन चोल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बच्चा तेजी से दौड़कर अपने बड़े भाई की बाहों में आ जाता है। ह्यूंग उसकी इस प्रतिक्रिया से भ्रमित हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। शहर की ओर देखते हुए वो सोचता है कि उसके छोटे भाई को हंटर बनने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर उसकी किस्मत में यही लिखा था तो अंत में वो वही बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे ह्यूंग खुद एक विलन बन गया था। एक आशावान जीवन की इच्छा उस पल बहुत दूर लगती है। उसे तुरंत ली दाऊ के शब्द याद आते हैं। वो महान तबाही वास्तव में केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही थी। मॉन्स्टर्स के अधिक बार प्रकट होने और कम होते संसाधनों के अलावा विलेन्स भी एक बड़ा खतरा थे। ह्यूंग अपने दोस्त के विचारों और अपने भाई बहनों के लिए जरूरी चीजों पर विचार करता है। अंत में इस दुनिया में मॉन्स्टर्स या यहां तक कि उसके जैसे अवेकनर्स भी नहीं होने चाहिए। कुछ ही देर बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो पोर्टल को पार करता है, उसे यकीन हो जाता है कि मॉन्स्टर्स और अवेकनर्स के बिना दुनिया वास्तव में असंभव है। पोर्टल का दूसरा सिरा एक सफेद वाहन के पास बनता है। सर्कल को पार करते हुए वो सोचता है कि दुनिया की सभी बुराइयों से अपने भाई बहनों की रक्षा करना कैसे संभव होगा। उसका सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए मरना था। वो कार में देखता है, हेडलाइट्स चालू करता है और ड्राइव करने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो पहले की तरह जेल में नहीं जाना चाहता था। कार स्टार्ट करते हुए वो हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से वो जानता था कि उसके भाई बहनों को अपनी रक्षा करना सीखना होगा। ड्राइव करते समय वो एक रहस्यमयी फोन कॉल करता है। ह्यूंग ने हाइसू को कॉल किया था क्योंकि उसे एक मदद चाहिए थी। वो जानना चाहता था कि क्या गंगनम क्षेत्र में अक्सर हंटर्स गश्त कर रहे हैं। किसी भी जवाब से पहले बिगिनर जोन की निगरानी की जानी चाहिए थी। कुछ ही देर बाद हाइसू रिपोर्ट करती है कि आदेश पूरा कर लिया गया है। हंटर्स की एक टीम वर्तमान में गंगनम में 4 रास्ते वाले चौराहे के पास हंटिंग कर रही है। उस पल हीरो पहले ही उस क्षेत्र के अंदर था, शहर की सारी तबाही देख रहा था। कार से बाहर निकलते हुए वो उस जानकारी की आवश्यकता के कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं देता है। वो केवल इतना बताता है कि उसकी टीम जल्द ही गंगनम क्षेत्र में जाने की योजना बना रही थी। अंत में उसे लगता है कि ये अजीब लग सकता है और ऐसा लग सकता है जैसे वे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। फोन काटने के लिए तैयार होते हुए वो मदद के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वो संपर्क में रहेगा। एक बार उस स्थान पर बसने के बाद वो अवेकेंड सर्च मोड में क्षेत्र की मैपिंग शुरू करता है। अगर वो अपने भाई बहनों को एक सामान्य दुनिया नहीं दे सकता तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो दुनिया को नष्ट करने वाले सभी कीड़ों को खत्म कर दे। जब उसे कुछ करना होता था तो वो चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपने पूरे दृढ़ संकल्प का उपयोग करता था। अचानक वो उस एकदम सही लक्ष्य को नोटिस करता है। इमारतों में से एक में शिनसू, वो आदमी पूरी तरह से निशाना लगाने के लिए अपने हथियार का उपयोग करता है। एक स्पर्श के साथ वो तीर को वांछित दिशा में छोड़ता है। हवा में यात्रा करते हुए उस प्रक्षेप्य की ताकत बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद वो तीर उस योद्धा के दिल को चीर देता है जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहा था। पीछे से आ रहे हमले को देखते हुए उसके मुंह से खून बहने लगता है। अचानक एक आवाज भ्रमित लगती है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि युद्ध के मैदान में अभी क्या हुआ। एक ईयरपीस के साथ वो सभी बातचीत सुन सकता है। शिनसू उस स्थिति के हर पल का आनंद लेता हुआ लगता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। उसके लिए एक टैंकर की मौत बाकी सभी के भागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थी। तैयारी करते समय उसे एक धमकी भरी आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से अपना शरीर घुमाता है और अपने दुश्मन को तीर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर तौर पर उसे अंधेरे गलियारे में कोई दिखाई नहीं देता। उस पल वो पूछने
की कोशिश करता है कि वहां कौन है। ह्यूंग प्रकट होता है, उस हत्यारे को पुकारता है, जो ये महसूस करने पर भ्रमित हो जाता है कि वो आदमी जानता था कि वो कौन है। वो अपने दुश्मन का हथियार पकड़ लेता है, जिससे वो पूरी तरह से अवाक रह जाता है। परछाइयों से बाहर निकलते हुए हीरो धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। भले ही शिनसू उसे नहीं जानता था, लेकिन देर सवेर उसे पता चल ही जाता। भ्रमित होकर शिनसू पूछता है कि क्या वो कमीना उससे पंगा ले रहा था। बिना समय बर्बाद किए वो तीर को तोड़ देता है और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे एक तरफ फेंक देता है। ह्यूंग एक गंभीर आरोप लगाता है, विश्वासघात का खुलासा करते हुए विलेन के स्थानों के बारे में जानकारी बेचता है। इसके अलावा उसे अपनी तैयारी पूरी करने से पहले रिटर्न स्टोन का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। उस पल असैसिन को समझ में आता है कि वो युवक क्या बकवास कर रहा था। इन सब के बावजूद प्रोटैगनिस्ट की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शिनसू ये महसूस करते ही डर जाता है कि उसका सामना किया जा रहा है, लेकिन वो स्थिति को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाने वाला था और उसने हमले के लिए चार्ज किया। वो योद्धा उसी जगह पर खड़ा रहता है, उस पूरी हलचल को देखता रहता है। इस बीच उसका दुश्मन तेजी से पास आता है, एक हमले की उम्मीद करते हुए। ह्यूंग हर प्रहार का बेसब्री से इंतजार करता हुआ लगता है। अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिद्वंदी एक तेज और सटीक प्रहार करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद वो अपने मूव्स को एक प्रेडेटरी किक में बदल देता है। ये देख करके उसके दुश्मन को कुछ नहीं लग रहा है। वो एक छलांग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। शिनसू भ्रमित हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो किसी भी तरह का हमला नहीं कर पा रहा है। हीरो उसके हैरान भावों को देखकर उसे उकसाता रहता है। हैरान होकर वो आदमी मुड़ता है, उस युवक के दुस्साहस पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। अपने शरीर में फैलते दर्द को महसूस करते हुए वो शर्मिंदा सा दिखते हुए अपने चेहरे को छूता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ ह्योंग कहता है कि उस दिन से उसके प्रतिद्वंदी को अब उस भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब वो अब और शिकार नहीं कर पाएगा। शिनसू अपना एक हाथ अपनी जेब में डालता है, किसी उपकरण की तलाश में। अचानक वो एक ऐसे डिवाइस का उपयोग करता है जो पूरे माहौल में धुआं कर देता है। उस अप्रत्याशित कदम से हैरान युवक अब अपने सामने कुछ भी नहीं देख सकता था। ये महसूस करते हुए कि उसका प्रतिद्वंदी अब रक्षाहीन है, असैसिन एक तेज हथियार निकालता है। ह्योंग तेजी से चिढ़ने लगता है, अपनी आंखों से हर दिशा में देखने की कोशिश करता है। इस बीच वो आदमी प्रोटैगनिस्ट के पीछे से आता है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक चाल थी और वो अपना सुपर सेंस एक्टिवेट करने का फैसला करता है। उसके इरादों से अनजान शिनसू हमले के लिए चार्ज करता है, लड़ाई में अपनी जीत का विश्वास करते हुए। उसका लक्ष्य शिकार की गर्दन पर पूरी ताकत से प्रहार करना है, लेकिन उसकी गति को हीरो द्वारा तेजी से रोक दिया जाता है। कुछ भी न समझते हुए वो आदमी भ्रमित हो जाता है और उस स्थिति के बीच में खो जाता है। अपनी सारी स्किल का उपयोग करते हुए योद्धा अपने दुश्मन के शरीर को पकड़ लेता है। जमीन पर गिरते हुए वो उसके चेहरे पर एक और वार करने की कोशिश करता है। अंत में सभी विलन्स एक जैसे ही थे, हमेशा पीछे से गर्दन पर हमला करके हावी होने की कोशिश करते हैं। अपने दुश्मन पर प्रहार करने के बाद ह्योंग की आंखों में अभी भी एक अजीब सी सनसनी थी। ये न समझते हुए कि किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया गया था, उसने अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए अपने हाथों को रगड़ने की कोशिश की। इस बीच वो विलन हताशा में अपनी जान की भीख मांगने लगा, ये कहते हुए कि वो बदले में वे सभी आइटम्स दे देगा जो उसने इकट्ठा किए थे। लेकिन युवक को पहले से ही उस जगह का पूरा पता मालूम था। उठने के लिए एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ वो हत्यारा अपने प्रतिद्वंदी की एबिलिटीज से प्रभावित होने लगा था। अपने पिछले जीवन में ह्योंग ने एक विलन के रूप में जीते हुए कई अवेकन लोगों को मार डाला था और चुराई गई सभी चीजों को पैसे में बदल दिया था। उस पल वो शिनसू के जीवन को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। असैसिन ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन युवक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई थी तो वो सब कुछ अर्थहीन हो गया था। वांछित हत्यारा शिनसू का शरीर एक पुलिस स्टेशन के सामने छोड़ दिया गया था। ताज़ा खबर में बताया गया कि गंगनाम सीरियल मर्डर्स के मुख्य संदिग्ध को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। चेहरे पर मुस्कान के साथ हंटर ने हर जानकारी पर पूरा ध्यान दिया। अपने फोन पर उसने शिनसू की गिरफ्तारी की तस्वीरें देखीं। रिग्रेशन से पहले योद्धा की शक्ति शिनसू के समान स्तर पर थी। हालांकि अब स्ट्रेंथ स्टेटस में 100 का अंतर बहुत स्पष्ट था, जो उस आदमी को कागज की तरह फाड़ने के लिए काफी था। न्यूज देखते हुए उसने हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर लोगों की खुशी पर गौर किया। एक हंटर का कहना था कि गंगनम क्षेत्र में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत से लोग डरे हुए थे। अब वो ये जानकर बहुत राहत महसूस कर रहा था कि वो अंततः अपनी हंट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कुछ ही देर बाद एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कमरे में आता है।
ह्योंग की उपस्थिति देखकर वो देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मीटिंग प्रोटैगनिस्ट द्वारा तय की गई थी, जिससे प्रेसिडेंट को शक हुआ कि शायद उसे कोई समस्या आ रही है। कंधे उचकाते हुए हंटर ने पहले ही कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। ये मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि युवक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नए बदलावों यानी एडजस्टमेंट्स पर चर्चा कर सके। भूरे बालों वाला आदमी यह सुनकर डर जाता है कि लड़के का इरादा अग्रीमेंट को समाप्त करने का था। ह्योंग के अनुसार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से किया गया एक वादा वापस लेना होगा। बाहर पूरे वातावरण में धूप फैली हुई थी। हाईवे पर एक कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। ह्योंग चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर बाद डोरबेल की आवाज से एक युवक जाग जाता है, शायद दादी का पोता चंगू। उस पल वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। अचानक वो ह्योंग के सम्मान में गहराई से झुकता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट मजाक करता है कि लड़का एक गैंगस्टर जैसा लग रहा था। वो घर पर अपनी दादी से किसी बात पर चर्चा करने आया था। उसी पल लड़का जोर से चिल्लाते हुए अपनी दादी को बुलाता है। ये सुनकर कि ह्योंग के पास उसे बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, दादी की दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है। हर पल वो बूढ़ी औरत से जल्दी करने के लिए कहता रहा, क्योंकि ये कुछ जरूरी लग रहा था। रसोई में वो तीनों बातचीत के लिए शांति से बैठे हैं। टेबल पर एक रंगीन और बहुत शक्तिशाली क्रिस्टल रखा है। ह्योंग बताता है कि ये डीलर का अवेकनिंग स्टोन है, एक बेहद महंगा आइटम जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन है। दादी बेहद हैरान है, ये सोचकर कि उस युवक के पास वो आइटम कैसे हो सकता है। उसका प्लान उस अवेकनिंग स्टोन को चंगू को देना था अगर बूढ़ी औरत मान जाए। वे दोनों युवक के इस इरादे से भ्रमित लगते हैं। हीरो समझाता है कि कठिन कामों को संभालने के लिए उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी और चंगू इसके लिए सही व्यक्ति था। लेकिन वो बुजुर्ग महिला उस युवक से सहमत नहीं लग रही थी, क्योंकि वो लड़के को काफी अनाड़ी मानती थी। चूंकि वो छोटा था, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था जो धोखा दे। अंत में उसने पोर्टर की पोजीशन हासिल कर ली थी और खतरनाक इलाकों में हंटिंग करते हुए एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। फिर भी सुरक्षा के वादों के बावजूद वो महिला अपने पोते को जाने की अनुमति देने के लिए आश्वस्त नहीं लग रही थीं। युवक की जिद को देखते हुए वो उन शर्तों को मान जाती हैं। उत्साहित होकर चंगू अपनी दादी के मान जाने पर बेहद आभारी है। उनका आखिरी अनुरोध ये है कि लड़का बिना किसी कारण के ऐसा व्यवहार ना करे जैसे कि वो अवेकेंड है। ह्योंग समझाता है कि वो निजी तौर पर मर्सिनरी का काम करता है और आधिकारिक तौर पर एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। भ्रमित होकर लड़का पूछता है कि क्या एसोसिएशन को इस तिथि की परवाह नहीं थी। गहराई में प्रोटैगनिस्ट जानता था कि एसोसिएशन उस तरह के काम में शामिल होना नहीं चाहेगी। अचानक उसकी यादें उस दिन में वापस चली जाती हैं जब उसने प्रेसिडेंट के साथ अपने प्लान्स पर चर्चा की थी। मर्सनरी का काम करने के लिए एक ऑफिस खोलना और उसे एक बिजनेस के रूप में रजिस्टर करना जरूरी होता है, लेकिन वो टैक्सेस की वजह से था और एक मर्सनरी होना बहुत अलग मामला था। इसीलिए युवक ने प्रेसिडेंट द्वारा गिल्ड रजिस्टर करने की अनुमति देने की संभावना पर सवाल उठाया था। उस पल भूरे बालों वाले आदमी ने इस बात को जोड़ना शुरू किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ना चाहता था। अगर वो एक गिल्ड रजिस्टर करता है और उसे ठीक से मैनेज नहीं करता है तो बाद में टैक्स चोरी और अन्य गपशप के बारे में अफवाहें उड़ सकती हैं। हालांकि प्रेसिडेंट अपना खुद का गिल्ड बनाने के इस विचार को लेकर भ्रमित था। एसोसिएशन से मिले सपोर्ट के कारण उसने चेतावनी दी कि वो इस तिथि में मदद नहीं कर पाएगा। भ्रमित होकर ह्योंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट को मर्सनरी का काम करने का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा था। दृढ़ होकर युवक समझाता है कि जब आप कुछ कर सकते हैं तो आप उसे और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। कुछ समय पहले उसे एहसास हुआ कि कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करने से दुनिया में वास्तव में फर्क पड़ता है। एक हंटर के रूप में उसका लक्ष्य मरने से पहले अधिक से अधिक मॉन्स्टर्स का शिकार करना था, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। उन शब्दों को सुनकर प्रेसिडेंट को युवक के इरादे समझ में आने लगे। अचानक वो ह्योंग का ध्यान खींचता है, जो तुरंत जवाब देता है, लेकिन वो बस युवक से पूछता है कि क्या वो एसोसिएशन में केवल कीड़ों के बारे में बात करने आया है। प्रेसिडेंट सुझाव देता है कि एसोसिएशन में होने का फायदा उठाया जाए और गिल्ड को रजिस्टर किया जाए, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करने से भविष्य में मदद का अनुरोध करने के लिए एक औपचारिकता होगी, जिसका अर्थ है अधिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। एक आधिकारिक कमीशन के माध्यम से शामिल पक्षों के बीच संभावित गलतफहमियों या परेशानी से बचा जा सकेगा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और एक आंख मारते हुए वो प्रोटैगनिस्ट के जवाब का इंतजार करता है। ह्योंग को उसे दिए गए विकल्प पसंद आ रहे थे। वर्तमान में लौटते हुए वो दूसरों को ये बताकर आश्वस्त करता है कि उसने एसोसिएशन के साथ स्थिति को पहले ही सुलझा लिया है।
तुरंत चंगू उस जवाब से हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी दादी जल्दी से उसकी गर्दन के पीछे एक थप्पड़ मारती हैं, ये महसूस करते हुए कि लड़के ने ह्योंग पर शक किया। दादी को युवक की कही हर बात पर विश्वास था, जानते हुए कि वो झूठ नहीं बोलेगा। अपने प्लान्स को समझाने के बाद वो जोड़ता है कि वे जल्द ही वहां से जाने वाले हैं। बिना 2 बार सोचे वो बूढ़ी औरत मान जाती है और कहती है कि उसे एक बेहतर जगह जाना चाहिए। अचानक वो पूछता है कि क्या वो बुजुर्ग महिला उनके साथ आना चाहेगी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से उसने और बच्चों ने हमेशा उस इंसान पर भरोसा किया था और वो जानता था कि दादी के बिना चीजें बहुत अकेली हो सकती हैं। इसीलिए उसने बूढ़ी औरत को उनके साथ चलने का प्रस्ताव दिया। लेकिन वो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है, ये बताते हुए कि उसके पास पहले से ही एक बढ़िया घर है। कंधे उचकाते हुए वो कहती है कि युवक निश्चिंत रह सकता है और अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छी जगह पर रह सकता है। महिला के इनकार को महसूस करते हुए ह्योंग उनके व्यक्तिगत कारणों को समझता है। कुछ ही देर बाद वो कुर्सी से खड़ा होता है कुछ असामान्य करने के लिए। गहराई से झुकते हुए वो दिखाता है कि वो बूढ़ी औरत द्वारा की गई देखभाल के लिए कितना आभारी है, जैसे कि वो उनका अपना बेटा हो। लड़के द्वारा व्यक्त की गई कृतज्ञता से दादी का चेहरा चमक उठता है, जो उनके लिए बहुत खास था। 1 हफ्ते बाद सब कुछ पहले ही तैयार था। एक दरवाजे के सामने खड़े होकर वे दोनों युवक साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। चंगू नोटिस करता है कि वे दोनों स्टाइल से भरे हुए थे, जबकि योद्धा ने उसे अपने उत्साह को बढ़ा चढ़ाकर न बताने के लिए कहा। दरवाजे पर लगा साइन JHM मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का संकेत देता है।